नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और हम इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के 7 भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 8वें भाग को पढ़ने जा रहे हैं। इस 8वें भाग में हम जानेंगे विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रभाव, शक्ति, कानूनी सत्ता तथा कानून के अस्तित्व का यह अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उन्हें माना जाए। तो बच्चों, हमने पिछले जो भाग था उस भाग में चर्चा की थी कानूनी सत्ता की, प्रभाव की, सत्ता की, शक्ति की, और ये जो है समाज में पाए जाते हैं, समाज में इनका अस्तित्व है। लेकिन इन सब के अस्तित्व का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमेशा उनका पालन ही हो या हमेशा उन्हें माना ही जाए। समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। हमें किसी भी समाज में विवाद के जो सामान्य प्रकार होते हैं उसे भी जानने समझने की आवश्यकता होती है। विवाद विस्तृत रूप में असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो विवाद शब्द है यह वास्तव में विस्तृत रूप में असहमति के लिए ही उपयोग लिया गया है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इससे अधिक विशिष्ट हैं। तो विवाद की तुलना में प्रतियोगिता और संघर्ष जो शब्द हैं वो अधिक विशिष्ट होते हैं। इसका एक उदाहरण है युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष। तो विवाद का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है किसी भी समाज के युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति या जिसे हम युवा असंतोष का नाम देते हैं। यह प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। तो ये युवा असंतोष क्या है या दोहरी संस्कृति हम किसे कहते हैं? तो किसी भी समाज विशेष के युवाओं द्वारा वहाँ के यानी उस समाज के जो प्रचलित सामाजिक मानदंड हैं उनका विरोध करना, उनको अस्वीकृत करना ही युवा असंतोष या दोहरी संस्कृति कहलाता है। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवन शैली कुछ भी हो सकता है। तो ये जो विरोध हैं जो कि प्रचलित सामाजिक मानदंडों को नहीं स्वीकार करते हैं, इन विरोधों की विषय वस्तु में किसी व्यक्ति विशेष के बाल या जो कपड़े हैं उनके फैशन से लेकर के भाषा या जीवन शैली तक कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानक अथवा परंपरागत प्रतिद्वंदिता का रूप चुनाव होता है जो राजनीतिक प्रतियोगिता का एक रूप है। तो अत्यधिक मानक या परंपरागत प्रतिद्वंदिता की हम बात करें तो उसका रूप हमें चुनावों में देखने को मिलता है जो राजनीतिक प्रतियोगिता का ही एक रूप होता है। विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। इसके अलावा हम विवाद की बात करें, कानून या कानूनी सत्ता से असहमति प्रदर्शित करना या उसका विरोध करना भी विद्रोह ही कहलाता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। तो जो भी आधुनिक खुले समाज हैं या लोकतांत्रिक समाज हैं, इन समाजों में इस प्रकार की असहमति को यानी कानूनी सत्ता से असहमत होना, उसका विरोध कर पाना, इन सब की कुछ अलग अलग स्तरों तक छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई हैं। तो किसी भी समाज में ये जो कानूनी सत्ता के प्रति असहमति प्रकट करना है, इस असहमति के लिए 2 प्रकार की सीमाएं व्याप्त होती हैं। कुछ स्पष्ट सीमाएं होती हैं और कुछ अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून प्रवर्तन अधिकारियों की। तो इन सीमाओं का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं वे किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं। खास करके जो कानून प्रवर्तन अधिकारी होते हैं, कानून को लागू करने वाले अधिकारी होते हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया को जानना जो है उद्देश्य होता है ऐसे लोगों का जो इन सीमाओं का किसी न किसी प्रकार से उल्लंघन करते हैं। भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक दूसरे को एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। तो बिल्कुल हम सभी
भारतीयों की तरह एक रहते हैं, यानी हम सभी एक ही देश से संबंध रखते हैं, फिर भी हम एक दूसरे को किसी से असहमत होने से नहीं रोक सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियां होती हैं, यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। तो इसका एक उदाहरण यह भी है कि अलग अलग राजनीतिक दल जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की कार्यसूचियां, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, यद्यपि वे सभी राजनीतिक दल एक ही संविधान का आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं। एक जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस को रोक नहीं पाता। तो हमारे जो देश के लोग हैं उन सभी के लिए एक जैसे ट्रैफिक नियम लागू होते हैं और सभी को वो ही ट्रैफिक नियम पता होते हैं, और उन ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर होने वाली किसी बहस को या किसी विरोध को रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जाता है। तो बिल्कुल यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी समाज में कितने हद तक अंतर को या असहमति को सहन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। कानूनी तथा गैर कानूनी, वैध तथा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमें मिल सकता है सामाजिक और ऐतिहासिक स्थितियों से, लेकिन यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा को अंकित करता है, प्रदर्शित करता है, जिसे हम कानूनी या गैर कानूनी के मध्य की सीमा कह सकते हैं, वैध तथा अवैध के मध्य की सीमा कह सकते हैं, माननीय तथा अमाननीय के मध्य की सीमा कह सकते हैं। यद्यपि सामान्य रूप से उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है। माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून से होती है। तो यदि हम अपराध की बात करें तो सामान्य रूप से एक शक्तिशाली नैतिक आरोप अपराधियों पर होता है, लेकिन यह भी कहा जाता है, यह भी माना जाता है कि अपराध की जो उत्पत्ति है वह कानून से ही होती है, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर ही कोई अपराधी बनता है। अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, न ज़्यादा न कम। तो बिल्कुल अपराध को हम ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी विद्यमान कानून को, किसी वर्तमान समय के कानून को तोड़ता है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसमें विद्यमान कानून को तोड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी कार्य की जो नैतिकता है वह सिर्फ इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि किसी विद्यमान कानून को तोड़ा गया है। यदि विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति इसे तोड़ने में ऊंचे नैतिक कारणों का दावा करता है। यदि कोई विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, उसे न्यायपूर्ण नहीं माना जाता, तो उदाहरण के लिए हम देखें कि कोई एक व्यक्ति है, वह इसे तोड़ने का जो कारण प्रस्तुत करता है वो यह कहता है कि कई ऊंचे नैतिक कारण रहे कि मैंने इस कानून का पालन नहीं किया, क्योंकि यह कानून जो है वह स्वयं न्यायपूर्ण नहीं है। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। इसी का उदाहरण है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं द्वारा कार्य किया गया। जब गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा तो वे एक अपराध कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया। बिल्कुल आप सभी जानते होंगे इस बात को कि गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार का कानून था नमक नहीं बनाने का, वह बिल्कुल एक कानून था, और ऐसा करके यानी इस कानून को तोड़ के वास्तव में गांधी जी और उनके साथी एक अपराध कर रहे थे और इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया तथा भारतीय भी इस पर तथा जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। बिल्कुल गांधी जी ने इस अपराध को, इस कार्य को हम जानते हैं जानबूझकर किया और एक गर्व के साथ किया, और सभी भारतीय भी उनके इस कार्य पर गर्व कर रहे थे। यानी जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन सभी पर सभी भारतीयों को गर्व था। मुख्य बिंदु यह
वह है कि अपराध कानून को तोड़ना है, कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है। तो यहाँ जो मुख्य बिंदु हमें समझना है वह यही है कि अपराध का तात्पर्य है कानून को तोड़ना या कानून द्वारा परिभाषित जो वैध सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाहर जाकर के कोई कार्य करना। हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। तो हिंसा की यदि हम चर्चा करें तो हिंसा का जो प्रश्न है वह विस्तृत स्तर पर किसी भी राज्य की जो बुनियादी परिभाषा प्रस्तुत की जाती है उससे जुड़ा हुआ रहता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। तो आधुनिक जो राज्य हैं उनकी एक प्रमुख विशेषता यही है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंदर अपने कार्य क्षेत्र में वैध हिंसा करने पर राज्य अपना एकाधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में राज्य सत्तावादी कार्यकारियों द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी हैं। कुछ अपवादों जैसे असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने की स्थिति। तो बिल्कुल दूसरे शब्दों में हम इस बात को कहें तो राज्य यानी सत्तावादी जो कार्यकारी हैं उनके द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। परिभाषा के तौर पर यदि हम हिंसा की बात करें तो अन्य सभी जगहों पर या अन्य सभी उदाहरणों में हिंसा को कानून के तहत स्वीकारा नहीं गया है या हिंसा को गैर कानूनी माना गया है। सिर्फ कुछ एक अपवाद हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए हिंसा करे तो उसे कानूनन गलत नहीं माना जाता। उसके अलावा लगभग सभी उदाहरणों में सभी स्थितियों में जो हिंसा है उसे गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन राज्य के स्थिति में हम जानते हैं कि राज्य द्वारा हिंसा का प्रयोग करना कानूनन माना जाता है। अतः तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। तो बिल्कुल यदि हम तकनीकी तौर पर इस पूरी चर्चा को देखें तो हिंसा की जो हर क्रिया है उसे राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यानी राज्य द्वारा हिंसा जब जब की गई वह राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूँ तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। तो कोई व्यक्ति यदि ऐसी स्थिति में है कि वह कह रहा है कि मैं किसी व्यक्ति पर हमला करूं या उसे जान से मार दूं तो जो राज्य है वो मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा, क्योंकि हिंसा के प्रयोग का जो एकाधिकार है वैध रूप से हिंसा का प्रयोग करने का एकाधिकार जो है वो सिर्फ राज्य के पास है। यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंसा जो है ये सामाजिक व्यवस्था की एक प्रकार से शत्रु है और विरोध का एक उग्र रूप प्रदर्शित करती है, और यह सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी एक प्रकार से अतिक्रमण प्रदर्शित करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। तो किसी भी समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का ही प्रतिफल माना जाती है और गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को प्रदर्शित भी करती है। यह राज्य की सत्ता को एक प्रकार से चुनौती देना भी मानी जाती है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता सहमति तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है। तो किसी भी वैध शासन की असफलता क्या है, तो सहमति और खुले तौर पर संघर्षों का होना, यानी दोनों विपरीत परिस्थितियां पूर्ण रूप से सहमति होना या फिर खुले तौर पर संघर्षों का होना, यह वैध शासन की असफलता को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस अध्याय का जो 8वां भाग है वो भी पूर्ण कर लिया है। इस अध्याय में हमने मुख्यतः हिंसा की चर्चा की है कि इसे कब वैध माना जाता है और किस प्रकार राज्य एक एकाधिकार रखता है वैध हिंसा पर। हम इस अध्याय को आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।